My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों और प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों और प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में वार्म वेलकम है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के पूर्व हम सभी लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स, जिससे कि अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और आपका जो बीएड का, डीएड का, बीटीसी का, बीएलएड का, डीएलएड का, एमएड का या बी और एमए के एग्जाम होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स में भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, पिछले कुछ कक्षा से हम सभी लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आज जो है एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के संबंध में आज हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, विभिन्न केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मान हैं या माप हैं, उनका प्रयोग, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। हम सभी लोग देखेंगे कि मध्यमान या मध्यांक अथवा जो है बहुलांक का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में हम सभी लोग कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं या कब कब करना चाहिए, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी आपके कोर्स से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज हैं उनको आप आसानी से देख सकें, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकें। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने से क्या होगा कि जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसके इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। और साथ ही साथ बेल का आइकन यदि आप प्रेस कर देंगे तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए, और इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जिससे कि आपके फ्रेंड, आपके मित्र, आपके सहपाठी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप कमेंट्स के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव, अपने प्रश्न या अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उसका अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो। Also subscribe the channel and press the bell icon all। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जो है अपने कोर्स से रिलेटेड, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को ढूंढ करके, वीडियो को सर्च करके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को देख सकते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट यूजेज या यूज ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों और प्यारे साथियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान है, जो माप हैं, जिसमें प्रमुख 3 मान है प्रिय विद्यार्थियों, जिसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं कि वह क्या है। वह है मीन, मीडियन और मोड। तो इन मीन, मीडियन और मोड का प्रयोग कब कब किया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जब केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मानों के प्रयोग के बारे में चर्चा हो रही है तो
तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है प्रिय विद्यार्थियों कि आखिर जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान है, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इन मानों में जो तीन प्रमुख मान है प्रिय विद्यार्थियों, इन तीन मानों में विच वन इज द बेस्ट मेथड, विच वन इज द बेस्ट मेजर्स, कौन जो है मान जो है सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ है, कौन बेस्ट है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो सबसे पहला प्रश्न उठता है वो क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मेजर्स हैं, इन मेजर्स में बेस्ट कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है। और इसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों इसका जो है एक दूसरा भी प्रश्न उठता है कि इनका जो है जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है, इनका प्रयोग जो है कब किया जाए, किस परिस्थिति में किया जाए, किसका प्रयोग किस प्रकार के समूह के ऊपर किया जा सकता है। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों जो दूसरा महत्वपूर्ण उठता है प्रश्न जो है वह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों या मापों में किसका प्रयोग समूह को व्यक्त करने के लिए किया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से यहां पर तीन प्रश्न उठते हैं, दो प्रश्न उठते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला कि विच वन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों का सर्वश्रेष्ठ मान कौन है, बेस्ट मान कौन है। और जब बेस्ट मान कौन है यह एक प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है कि जो हमारे ग्रुप है, ग्रुप के जो भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए हम किस मान का, केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मान का, किस माप का प्रयोग करें। तो प्रिय विद्यार्थियों केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों या मापों में से किसका प्रयोग समूह को व्यक्त करने के लिए किया जाए, एक प्रश्न यह है। और दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान है, माप है, उसमें सर्वश्रेष्ठ मान कौन है, श्रेष्ठ मान कौन है। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों यह जो महत्वपूर्ण जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करें तो प्रिय विद्यार्थियों जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मान है प्रिय विद्यार्थियों, तीनों मानों का अपना अपना महत्व है। पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने देखा था कि जो तीन मान है मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग है, दृष्टिकोण अलग है। जब इन तीन मानों का दृष्टिकोण अलग है तो ये तीनों मान अपने अपने आप में ही उनका अपना महत्व है। इसलिए यह कहना अत्यंत कठिन हो जाता है कि कौन सा मान सर्वश्रेष्ठ होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों और प्यारे साथियों, यह कहना अत्यंत कठिन है कि तीनों केंद्रीय मानों दैट इज मीन, मीडियन और मोड में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कौन एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ है। परंतु प्रिय विद्यार्थियों यहां पे बात आ रही है कि कौन सा मान सर्वश्रेष्ठ है, और जो मान सर्वश्रेष्ठ होगा उसी मान को हम सभी लोग जो है विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहेंगे। तो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न केंद्रीय मान उपयुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे चूंकि जितने भी केंद्रीय मान हैं, जितने भी मेजर्स ऑफ टेंडेंसी है, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मोड हो, ये तीनों, इन तीनों का दृष्टिकोण अलग है, इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। ये तीनों जो है कोई अंक के प्रकार पर जो है ध्यान देता है। जैसे मीन आप क्या है वो देखता है कि मीन जो है या मध्यमान जो है वो अंकों के आकार या साइज पर ध्यान देता है। मीडियन जो है अंकों के सीक्वेंस या क्रम पर ध्यान देता है, और मोड जो है अंकों की पुनरावृत्ति पर ध्यान देता है। इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। इसीलिए जो विभिन्न परिस्थितियां होंगे, जो डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, उन डिफरेंट सिचुएशन में प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों अलग अलग केंद्रीय मान उपयुक्त हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थितियों के अनुसार कौन सा केंद्रीय मान बेस्ट होगा, उस परिस्थिति में इसका निर्णय जो है परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से यह कहना अत्यंत कठिन है कि कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट है, किसका प्रयोग हम हर परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, परिस्थिति के अनुसार जो है, जो भी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अनुसार जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मान है मीन, मीडियन और मोड, उनका प्रयोग जो है अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग किया जा सकता है। किसी परिस्थिति में
जो मध्यमान उपयुक्त होता है तो किसी परिस्थिति में मध्यांक उपयुक्त होता है, तो किसी परिस्थिति में बहुलांक उपयुक्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो नेचर ऑफ डेटा है, जो हमारे आंकड़े या समंक हैं, उनका जो नेचर है, उनका जो प्रकृति है, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जो है, जो हमारे प्राप्तांक हैं, जो हमारे समंक हैं, उनका वितरण कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा कौन सा मेजर्स जो है, कौन सा माप जो है उपयुक्त उस परिस्थिति में होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वस्तुतः प्राप्तांकों के वितरण की प्रकृति ही इस बात का निश्चय कर पाती है कि समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहां पर भी बात आ रही है कि वितरण की प्रकृति या नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो समंक है, जो डेटा है, उसका जो है नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण की प्रकृति क्या है, और उसी के अनुसार जो है हम ये कहेंगे कि उस परिस्थिति में, उस विशेष परिस्थिति में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग जो है कहें कि कौन सा मान एक गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अच्छा मान होगा, किसे हम सभी लोग केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अच्छा मान कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का अच्छा मान कहने के लिए एक अच्छे केंद्रीय मान में 2 गुण होने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय मान जो है, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसको हम सभी लोग गुड तभी कहेंगे, अच्छा तभी कहेंगे जब उसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, 2 उसकी विशेषताएं हो, 2 गुण हो। और वे 2 गुण या विशेषताएं कौन कौन सी है प्रिय विद्यार्थियों? वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। द फर्स्ट वन इज द सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। तो प्रिय विद्यार्थियों, संवेदनशीलता है पहला, और सेकेंड वन इज द स्टेबिलिटी या अस्थायित्व। और ये जो सेंसिटिविटी है या संवेदनशीलता है, स्टेबिलिटी है या स्थायित्व है, इसके बारे में आप सभी लोग जो है पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि सेंसिटिविटी क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है। चलिए हम सभी लोग इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द डेटा, जो समंक है, या सेंसिटिविटी ऑफ द मेजर्स क्या है प्रिय विद्यार्थियों? तो संवेदनशीलता जो होती है, सेंसिटिविटी जो होती है, संवेदनशीलता से अभिप्राय प्राप्तांकों के मानों में परिवर्तन होने का केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों पर प्रभाव पड़ने से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता क्या है? जब हमारा जो प्राप्तांक है, जो स्कोर है, यदि उसके मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए, तो प्राप्तांकों के मान में परिवर्तन होने का केंद्रीय परिवर्तन के मान में पड़ने वाले प्रभाव से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि जो हमारा स्कोर है, जो हमारा प्राप्तांक है, उसके मान में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है, तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान प्रभावित हो जाए, इफेक्टेड हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? वह मान क्या है? सेंसिटिव है, संवेदनशील है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे मान को हम सभी लोग क्या कहेंगे? सेंसिटिव कहेंगे, संवेदनशील कहेंगे। जब जो है यदि प्राप्तांकों के मान में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है, तो उसका इफेक्ट जो है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान हो, उसके ऊपर दिखाई दे। तो ये पहला हो गया, दैट इज सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता। द सेकेंड वन इज द स्टेबिलिटी और अस्थायित्व। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों और प्यारे साथियों, जो स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है, इसके बारे में हम सभी लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। अस्थायित्व क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? अस्थायित्व से अभिप्राय है कि जो हमारा स्कोर्स है, जो हमारे डेटा है, जो हमारे समंक है, उसमें जो प्राप्तांक है, उस प्राप्तांक में कोई 1 या 2 प्राप्तांक घट जाए, कम हो जाए, या कोई 1 या 2 प्राप्तांक बढ़ जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान है, उसमें परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अस्थायित्व से क्या अभिप्राय है? स्टेबिलिटी या अस्थायित्व से अभिप्राय है कि प्राप्तांकों की संख्या में 1 या 2 की कमी, प्रिय विद्यार्थियों, 1 या 2 की कमी या 1 या 2 की वृद्धि से केंद्रीय मान पर प्रभाव के न पड़ने से है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा जा रहा है? केंद्रीय मान जो है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है, उस पर प्रभाव न पड़ने से है। अर्थात जो हमारे स्कोर्स हैं, यदि 1 या 2 स्कोर्स कम हो जाए, 1 या 2 स्कोर्स बढ़ जाएं, तो भी जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है, उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं आना चाहिए, या उसके ऊपर यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे मान को हम सभी लोग क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? स्टेबल कहेंगे, अस्थायी कहेंगे, या उसके अंदर कहेंगे कि उसके अंदर स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों,
इस तरह से जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के उस मान को अच्छा मान कहेंगे, गुड मेजर्स कहेंगे, जिस मान के अंदर, जिस मेजर्स के अंदर ये दोनों विशेषताएं होंगी। द फर्स्ट वन इज सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता, द सेकेंड वन इज स्टेबिलिटी या स्थायित्व। पहला क्या है, यदि प्राप्तांकों के मान में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो तो उसका प्रभाव जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में दिखाई दे, दैट इज सेंसिटिविटी। और दूसरा है यदि प्राप्तांकों की संख्या में थोड़ा बहुत अंतर हो, एक या दो प्राप्तांक घट जाएं या एक या दो प्राप्तांक बढ़ जाएं, तो भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में कोई विशेष परिवर्तन या कोई विशेष अंतर या कोई विशेष प्रभाव न दिखाई दे, तो इस गुण को हम सभी लोग कहते हैं स्टेबिलिटी या स्थायित्व। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 3 मान हैं, इन तीनों मानों में यदि हम लोग देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो जो मीन है, मध्यमान है, वो सबसे अधिक जो है क्या होता है, स्टेबल होता है, सेंसिटिव होता है। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सबसे अधिक स्थायित्व और संवेदनशील मान है वो क्या है, मध्यमान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक संवेदनशील और स्थायित्व मान होता है। इस चीज का आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक जो है संवेदनशील और स्थायित्व मान कौन सा है, वो संवेदनशील स्थायित्व मान जो है मध्यमान है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए है मध्यमान क्योंकि हम सभी लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में कि यदि जो है जो स्कोर्स हैं, प्राप्तांक जो हैं, उसमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन कर दिया जाता है तो मध्यमान का मान जो है परिवर्तित हो जाता है। और जो दूसरी कंडीशन है प्रिय विद्यार्थियों क्या है कि प्राप्तांकों की संख्या में यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर मध्यमान में परिवर्तन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि होता है तो थोड़ा बहुत होता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से यदि किसी एक या अधिक प्राप्तांकों के मान में परिवर्तन कर दिया जाता है तो मध्यमान में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यह क्या है, यह है सेंसिटिविटी, कि यदि किसी एक या अधिक प्राप्तांकों के मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो जो मीन का मान है, मध्यमान का मान है, उसमें चेंजेस दिखाई देंगे, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, उसमें प्रभाव दिखाई देगा। तो यह क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज द सेंसिटिविटी। वह क्या है, संवेदनशीलता है। जबकि मध्यांक और बहुलांक में परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि मीन में तो प्रभाव दिखाई देता है लेकिन मीडियन और मोड में प्रभाव दिखाई दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मीन होता है वह क्या है, दैट इज द मोस्ट संवेदनशील या मोस्ट सेंसिटिव मेजर, या सबसे अधिक संवेदनशील माप है या मान है। दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों की प्राप्तांकों के समूह में कुछ प्राप्तांक जोड़ देने पर प्रायः मध्य मान में परिवर्तन कम होता है, जबकि मध्यांक और बहुलांक में परिवर्तन अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मध्यांक और बहुलांक में परिवर्तन अधिक होता है और जबकि मध्यमान में परिवर्तन कम होता है। यह विशेषता किसकी है, परिवर्तन का कम होना दिखा रहा है। प्यारे भाई बहनों, जब परिवर्तन कम होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वहां पर स्टेबिलिटी होती है। तो यह क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यह दिखा रहा है कि जो हमारा मीन है वो क्या है, स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग द मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड में सबसे अधिक स्थायित्व वाला मान क्या है, मीन है। जबकि मध्यांक और बहुलांक में परिवर्तन अधिक हो सकता है, उसमें प्रभाव अधिक दिखाई दे सकता है, इसलिए उसे हम लोग स्टेबल या स्थायित्व वाला मान नहीं करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोग यह कह सकते हैं कि मध्यमान को सबसे अधिक संवेदनशील और साथ ही साथ मध्यमान को सबसे अधिक संवेदनशील और स्थायित्व वाला केंद्रीय मान कहा जा सकता है। मध्यमान को सबसे अधिक संवेदनशील व स्थायित्व वाला केंद्रीय मान होने के कारण इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। यहां भी ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो मीन है, मीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो मीन का प्रयोग सर्वाधिक क्यों किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इट इज द मोस्ट स्टेबल एज वेल एज मोस्ट सेंसिटिव मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो प्रिय विद्यार्थियों, परंतु कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं जहां मध्यांक और बहुलांक का भी प्रयोग अधिक वांछनीय होता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि जो हमारा मध्यमान है, मीन है, वो क्या है, इट इज द मोस्ट
सेंसिटिव एज वेल एज इट इज द मोस्ट स्टेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन और मोड में से सबसे अधिक अस्थायित्व और सबसे अधिक संवेदनशील मान क्या है? मध्यमान है। इसीलिए इसका प्रयोग स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में सर्वाधिक किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। परंतु ऐसा नहीं है कि मोड और मीडियन का प्रयोग होता ही नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में, परिस्थितियों और सिचुएशन के अनुसार जो है मीन और मीडियन और मोड का भी प्रयोग होता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां मीडियन और मोड का प्रयोग अधिक वांछनीय होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आगे कि वे कौन कौन सी विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन से डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं जिनमें जो है हम लोग मीन, मीडियन और मोड का प्रयोग करना उचित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का निर्धारण, अर्थात वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं और किन किन परिस्थितियों में किस किस केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का प्रयोग उपयुक्त होगा, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे कि मोड या बहुलांक, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह क्या है? सबसे सरल मान होता है प्रिय विद्यार्थियों। और सरल के साथ साथ ही जो हमारा मोड है, बहुलांक है, वह क्या है प्यारे भाई बहनों? मोड या बहुलांक की गणना करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से हम सभी लोग मोड या बहुलांक की गणना कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोड या बहुलांक जो है सबसे अधिक सरलता एवं शीघ्रता से ज्ञात किया जाने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मोड जो है, मध्यमान जो है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक सरलता और सबसे अधिक शीघ्रता से ज्ञात किया जाने वाला मान है। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, मान तो सबसे अधिक इसका सरलता और शीघ्रता से ज्ञात किया जा सकता है, परंतु इसकी एक डिमेरिट है कि इसका प्रयोग बहुत ही लिमिटेड है, इसका प्रयोग बहुत ही सीमित होता है, इसका लिमिटेड यूज होता है प्यारे भाई और बहनों। तो लिमिटेड यूज होता है, तो अब उसमें जो है लिमिटेड यूज में भी वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में बहुलांक का प्रयोग करना उचित होता है, इसके बारे में अब हम सभी लोग चर्चा करेंगे प्यारे भाई बहनों। तो बहुलांक या मोड का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में, निम्नलिखित सिचुएशन में या फॉलोइंग सिचुएशन में किया जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों। तो वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी सिचुएशन है जब हम सभी लोगों को मोड का प्रयोग करना चाहिए? चलिए देखते हैं प्यारे भाई बहनों। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि जो मोड है या बहुलांक है, इसकी गणना करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो जो पहला इसका प्रयोग होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह यह है कि जब हमें सरलता एवं शीघ्रता से केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना हो, अर्थात जब हमको बहुत ही आसान तरीके से, सरलता और शीघ्रता से, क्विकली एंड इजली जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मान ज्ञात करना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग क्या करते हैं? ऐसी परिस्थितियों में प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग मोड को ज्ञात करना प्रीफर करते हैं। तो पहला बिंदु होगा प्रिय विद्यार्थियों कि जब सरलता व शीघ्रता से केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की गणना करनी हो। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने मोड की जब स्टडी कर रहे थे, मोड के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो मोड होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह जो है कुछ परिस्थितियों में क्रूड मोड होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट मेजर दिखाता है, एक मोटा सा अनुमान दिखाता है, क्रूड मेजर। तो इस तरह से जब हमें एक ऐसा सिचुएशन हो, एक ऐसी परिस्थिति हो जहां हमें जो है एक केंद्रीय प्रवृत्ति के एक मोटे से मान का या एक मोटा सा अनुमान लगाने वाला परिस्थिति हो, तो ऐसे परिस्थितियों में मोड का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरी सिचुएशन हुई कि जब केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मोटा सा अनुमान या अप्रॉक्सीमेट मेजर्स ज्ञात करना है या ज्ञात करना ही पर्याप्त होता हो, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग मोड की गणना करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से दो परिस्थितियां रही। पहला, जब जो है हमें शीघ्रता और सरलता से केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को ज्ञात करना हो। दूसरा, जब एक मोटा सा अनुमान लगाना हो, एक मोटे से अनुमान से हमारा काम चल जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में भी मोड की गणना करना उचित होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका सिचुएशन है, आप सभी लोगों ने जब मोड की स्टडी की थी, मोड के बारे में चर्चा किया था, उसके बारे में मंथन किया था, तो मोड में आप लोगों ने देखा था कि मोड क्या है? लाप्लास मोड जो है इससे बना हुआ है। और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मोस्ट फैशनेबल या फैशन। तो जो समूह का सबसे अधिक फैशनेबल प्राप्तांक हो, स्कोर हो, या फिर समूह का वह मान जो सबसे अधिक फैशनेबल हो, जिसकी पुनरावृत्ति अधिक हो, जो सबसे अधिक क्या हो?
चर्चित हो, जो स्टार हो, समूह का जो स्टार हो, ऐसे मान को हम सभी लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, बहुलांक कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी परिस्थिति वह है कि जब समूह का विशेष रूप से चर्चित मान या टिपिकल वैल्यू ज्ञात करना हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब समूह का चर्चित मान या टिपिकल वैल्यू ज्ञात करना हो, अर्थात जो सबसे अधिक जो है चर्चित मान है, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध मान है, जो मोस्ट फैशनेबल है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, इस ऐसे मान को ज्ञात करना हो, तो ऐसे समय में हम सभी लोग मोड की गणना करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम सभी लोगों ने जब मोड का डिस्कशन किया था, वहां पर भी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सूज का लिया था, और सूज में हमने कहा था कि जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो देखता है कि नंबर 7 या नंबर 8 की जो सूज की बिक्री सर्वाधिक हो रही है, अपेक्षाकृत जो है 5, 8, 9, 10, ठीक है। तो जब 5, 8, 9, 10 की अपेक्षा 6 की अपेक्षा 7 और 8 की बिक्री सर्वाधिक हो रही हो, या जिस भी साइज की बिक्री सर्वाधिक हो रही हो, तो वह साइज क्या हो जाएगा, उसका मोड हो जाता है, बहुलांक हो जाता है, वो क्या है, सबसे चर्चित साइज हो जाता है। तो जो शॉपकीपर है उसका स्टॉक अधिक रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जैसे किसी समय विशेष में सर्वाधिक प्रचलित पुस्तक कौन सा है, किसी भी स्पेशल विशेष सिचुएशन में, विशेष टाइम में सर्वाधिक प्रचलित पुस्तक कौन सा होता है, वो उस समय के लिए मोड होता है। वो जो डिज़ाइन होती है, प्रचलित पोशाक का जो डिज़ाइन होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या कहलाएगा, उस समय के लिए मोड होगा। या जूते के आकार, जो हम लोगों ने दूसरा उदाहरण दिया था कि जिस जूते के आकार की बिक्री सर्वाधिक हो रही है, जिस साइज के जूते की बिक्री सर्वाधिक हो रही है, वह क्या होगा, बहुलांक होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोगों को सर्वाधिक प्रचलित जो है मान को ज्ञात करना हो, या इसका मान ज्ञात करना हो कि किसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, किसकी बिक्री सर्वाधिक है, किसकी डिमांड सर्वाधिक है, कौन सा स्टार वैल्यू है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को मोड की गणना करनी चाहिए, बहुलांक की गणना करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि मोड की गणना हम लोग कब कब करेंगे, जब जो है हमें सरलता और शीघ्रता से केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना हो, पहला। दूसरा, जब केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का एक मोटा सा अनुमान ज्ञात करना हो प्रिय विद्यार्थियों। तो जब मोटा सा अनुमान ही ज्ञात करना पर्याप्त होता है, तो ऐसे परिस्थिति में मोड हम लोग निकालते हैं। और तीसरा क्या है कि जब हमें समूह का सबसे चर्चित या टिपिकल मान ज्ञात करना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम सभी लोगों को मोड की गणना करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है द सेकेंड वन इज द मीडियन या मध्यांक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि जो मीडियन या मध्यांक होता है, वह सीक्वेंस ऑफ द नंबर, जो प्राप्तांकों का क्रम होता है, उस पर ध्यान देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्यांक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अच्छा मान है। इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था कि मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अच्छा मान होता है, और यह जो है प्राप्तांकों के क्रम पर ध्यान देता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जब हमें मध्यांक का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे पहला सिचुएशन है वो क्या है कि जब प्राप्तांकों के मध्य बिंदु या मिड पॉइंट को ज्ञात करना होता है। आप सभी लोग जान रहे हैं प्यारे भाई बहनों कि मध्यांक क्या होता है। मध्यांक वह मान होता है जो प्राप्तांकों को दो समूह में इस प्रकार से बांटता है कि आधे प्राप्तांक जो है उससे बड़े होते हैं और आधे प्राप्तांक उससे छोटे होते हैं। तो इस तरह से जब जो हमें समूह या प्राप्तांकों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मिड पॉइंट ज्ञात करना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में मध्यांक की गणना करनी चाहिए। पहला सिचुएशन हुआ, पहला परिस्थिति हुआ प्रिय विद्यार्थियों। अगला सिचुएशन है, अगली परिस्थिति यह है कि जब किनारे के कुछ प्राप्तांक मध्यमान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हों। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों और प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है उभर के कि जब किनारे के प्राप्तांक, अर्थात जो छोर के प्राप्तांक हैं, किनारे के प्राप्तांक हैं, वे जो है मध्यमान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हों, तो ऐसी परिस्थितियों में मध्यमान निकालना उचित नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या हो सकता है, मध्यांक की गणना करना उचित होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को मध्यांक की गणना करनी चाहिए जब किनारे के प्राप्तांक या छोर के जो स्कोर्स हैं वे जो है मध्यमान के मान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हों। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। यह है, यहाँ पे प्राप्तांक है 6, 11, 12, 13, 15, 16 और 95। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि इसके आप हम सभी लोग जो है इसका मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान आएगा इसका प्रिय विद्यार्थियों 24 या 24। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे
जो भी स्कोर्स हैं, जो भी प्राप्तांक हैं, सभी जो है 6 to 16 के बीच में है, लेकिन जो सबसे किनारे वाला प्राप्तांक है वो क्या है, 95 है। और आप सभी लोगों का अच्छी तरह से ध्यान होगा, आप सभी लोग ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि चूंकि 95 बहुत ही बड़ा स्कोर है, इसलिए यह मध्यमान के मान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग क्या करें, एक ऐसा सिचुएशन देखें जहां पर इस 95 को हटा दिया जाए। तो यदि 95 को हटा दिया जाए, 95 न हो, तब देखिए क्या स्थिति होती है, तब मध्यमान का मान 12.17 आता है। तो यहां पर इससे यह स्पष्ट होता है कि जो किनारे की प्राप्तांक है, छोर के प्राप्तांक है, वह क्या कर रहे हैं, मध्यमान के मान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इट इफेक्टेड्स बैडली टू द वैल्यू ऑफ मीन के मान को यह बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सिर्फ एक प्राप्तांक को जोड़ देने पे 24 आ जा रहा है मध्यमान, और एक प्राप्तांक को हटा देने पर क्या आ जा रहा है, 12.17 आ रहा है। जबकि अभी हम लोगों ने स्टडी किया, जिसको हम लोगों ने स्टेबिलिटी या अस्थायित्व के बारे में कहा था, कि जो मध्यमान होता है वह सर्वाधिक अस्थायित्व होता है, क्योंकि उसका जो मान है किसी एक या दो प्राप्तांक के हटा देने पर उसके मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आता है। परंतु यह जो सिचुएशन है, यह जो परिस्थिति है, आप देखिए लगभग 12 का अंतर आ जा रहा है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ऐसी परिस्थिति जब हो, जब मध्यमान बुरी तरह से प्रभावित हो, बैडली इफेक्टेड हो, तो ऐसे समय में जो है हमें मध्यमान के ऊपर मध्यांक को तरजीह देना पड़ता है, मध्यांक की गणना करना ज्यादा उचित होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सिचुएशन यहाँ देखिए लिखा है कि ऐसी परिस्थिति में मध्यांक अधिक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति का मान सिद्ध होगा। कब होगा प्रिय विद्यार्थियों, जब जो है प्राप्तांक जो है, किनारे के कुछ प्राप्तांक जो है मध्यमान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसका यूज है, तीसरी सिचुएशन है कि जब कुछ प्राप्तांकों के संबंध में प्राप्त सूचना अपूर्ण या अपर्याप्त हो। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि कुछ स्कोर्स या कुछ प्राप्तांकों के संबंध में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास सूचना है, वह अपूर्ण हो, अपर्याप्त हो, अर्थात पूरी सूचना हमारे पास नहीं हो। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोग मीन की और मोड की गणना नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग मीडियन की गणना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मीडियन की गणना करने के लिए जो छोर के प्राप्तांक है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ यदि हमें पता रहे कि उन प्राप्तांक का रेंज क्या है या कितने प्राप्तांक है, तो भी हम सभी लोग मीडियन की गणना कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब जो है कुछ प्राप्तांकों के संबंध में सूचना अपूर्ण हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम सभी लोग जो है मध्यांक की गणना कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है कि जैसे 11 में से 9 छात्रों के प्राप्तांक आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, 50, 52, 55, 52, 53, 64, 70, 55, 51 और 65। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 3, 3, 6 और 3, 9 मान दिया हुआ है। टोटल 11 प्राप्तांक हैं। जो 2 प्राप्तांक हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो शेष बाद वाले 2 प्राप्तांक हैं, उनके बारे में सूचना पूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या सूचना है, यह सूचना है कि वे मान जो है 75 से अधिक हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जब 75 से अधिक कहा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम सभी लोग मध्यमान की गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मध्यमान के लिए हमें एग्जैक्ट स्कोर या एग्जैक्ट जो भी प्राप्तांक है उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जो यह सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में जब हमें यह पता है कि जो 2 प्राप्तांक है उनका मान 75 से अधिक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिक्वेंसिंग कर सकते हैं और 65 के बाद 75 या कोई भी 2 संख्या लिख सकते हैं, 75, 78 या कोई भी 2 संख्या लिख लेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 11 मान आ जाएगा, और इसका जो है जो मीडियन आएगा वो क्या आ जाएगा, n+1/2 टर्म, अर्थात जो है 11 + 1 12/2 अर्थात 6, जो छठवां टर्म होगा प्रिय विद्यार्थियों, जैसे 70 यहाँ पर है, तो इसको सीक्वेंस नहीं किया गया प्रिय विद्यार्थियों। जब सीक्वेंस करेंगे तो आसानी से हम सभी लोग मोड की गणना कर लेंगे। तो मोड की गणना करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, जब कुछ जो प्राप्तांक हैं, कुछ स्कोर्स हैं, उनके बारे में सूचना अपूर्ण हो, अपर्याप्त हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी मोड की गणना करना संभव है, मोड की गणना की जा सकती है, जबकि मध्यमान की गणना नहीं की जा सकती है। तो यह रही प्रिय विद्यार्थियों तीसरी परिस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथा सिचुएशन वह है कि जब आवृत्ति वितरण के रूप में दिए समअंकों में यदि सबसे नीचे के वर्ग की निम्न सीमा और सबसे ऊपर के वर्ग की उच्च सीमा न दी हो तो ऐसी परिस्थिति में मध्यांक ज्ञात किया जा सकता है, जबकि मध्यमान नहीं। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप डेटा में जो हमारा क्लास है प्रिय विद्यार्थियों, ये हो गया क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो कहा जा रहा है कि जो ऊपर वाला क्लास है और जो नीचे वाला क्लास है इसका जो है लोअर लिमिट या निम्न सीमा, लोअर लिमिट या निम्न सीमा, इसका हायर लिमिट या उच्च सीमा न भी दिया हो तो हम सभी लोग मध्यांक की गणना कर सकते हैं। परंतु प्रिय विद्यार्थियों ऐसी परिस्थिति में मध्यमान की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है हायर लिमिट और लोअर लिमिट की आवश्यकता पड़ती है मध्यमान की गणना करते समय। परंतु जो प्रिय विद्यार्थियों जब मध्यांक की गणना करते हैं तो आप सभी लोगों को ध्यान होगा मध्यांक की गणना करते समय जो लोअर लिमिट, जो सबसे नीचे वाला वर्ग है या सबसे ऊपर वाला जो वर्ग है, उसके हायर लिमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों चौथी सिचुएशन वह है कि जब जो है सबसे नीचे के वर्ग या सबसे नीचे के वर्ग की निम्न सीमा या सबसे ऊपर के वर्ग की उच्च सीमा न दी हो, न ज्ञात हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम सभी लोग मध्यांक की गणना कर सकते हैं, परंतु मध्यमान की या मीन की गणना करना असंभव है। तो चलिए दोस्तों, यह तो रहा मीडियन के बारे में। तो मीडियन के बारे में आप सभी लोगों ने देख लिया कि इसकी जो प्रयोग है, इसका जो चार सिचुएशन है, जो चार परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि जब प्राप्तांकों के मध्य बिंदु या मिड पॉइंट को ज्ञात करना हो। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जब प्राप्तांकों के जो किनारे के प्राप्तांक हैं, जो छोर के प्राप्तांक हैं, वो मध्यमान के मान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हो। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जब कुछ प्राप्तांकों के बारे में सूचना इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो। और चौथा हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि जब ग्रुप्ड डेटा में नीचे के वर्ग की निम्न सीमा या ऊपर के वर्ग की उच्च सीमा का मान न दिया हो, उसकी जानकारी हम सभी लोगों को न हो, निम्न सीमा और उच्च सीमा न दी गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोग मध्यांक का प्रयोग करना उचित होगा। हम सभी लोगों को मध्यांक का प्रयोग करना चाहिए, मीडियन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन इज द मीन या मध्यमान। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग पहले से अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ में हम लोगों ने कहा था कि जो मीन है, मीन इज द मोस्ट सेंसिटिव एज वेल एज मोस्ट स्टेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो मध्यमान है प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए हम सभी लोग कहते हैं कि जो मध्यमान है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे श्रेष्ठ मान है। ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे श्रेष्ठ मान कौन सा है? मध्यमान है, मीन है, क्योंकि यह क्या है? मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट स्टेबल मेजर है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब हम सभी लोग जो है मीन का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि मीन जो होता है वो किस पर ध्यान देता है? मीन जो है स्कोर्स या प्राप्तांकों के आकार या साइज पर ध्यान देता है। तो पहला सिचुएशन वह होता है प्रिय विद्यार्थियों जब हम सभी लोगों को प्रयोग करना चाहिए मीन का, वह सिचुएशन है कि जब सभी प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप, जब सभी प्राप्तांकों को उनके आकार या साइज के अनुरूप महत्व देना हो, वेटेज देना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? मीन का प्रयोग करना चाहिए, जब सभी प्राप्तांकों के आकार को महत्व देना हो, वेटेज देना हो। पहला सिचुएशन। अगला सिचुएशन है प्रिय विद्यार्थियों कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, जो हमारा प्राप्तांक है, जो स्कोर्स है, उनका जो वितरण है वो क्या हो? सिमेट्रिकल हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब सभी प्राप्तांकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या है? सिमेट्रिकल हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सिमेट्रिकल हो, सममित हो, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम सभी लोगों को क्या ज्ञात करना चाहिए? मीन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मीन को ज्ञात करना चाहिए। तो सेकंड सिचुएशन रहा प्यारे भाई और बहनों। अगला सिचुएशन है जो इसकी विशेषता है कि जब केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे अधिक अस्थायित्व वाले मान को ज्ञात करना हो, जब मोस्ट स्टेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात करनी हो, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को मीन या मध्यमान की गणना करनी चाहिए। और इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी परिस्थिति जब हम सभी को मोस्ट सेंसिटिव या सबसे अधिक संवेदनशील मान की ज्ञात करनी हो, तो प्रिय विद्यार्थियों जो चौथा है वो क्या है कि जब केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे अधिक संवेदनशील या सेंसिटिव मेजर्स या सेंसिटिव मान, संवेदनशील मान को ज्ञात करना हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? हम सभी लोगों को मीन का प्रयोग करना चाहिए, मध्यमान का प्रयोग
करना चाहिए। तो दोस्तों यह रहा चौथा सिचुएशन। और पांचवा सिचुएशन वह कौन सा है जिसका हम लोगों ने मीडियन में चर्चा किया था कि जब किनारों पर स्थित अंक या प्राप्तांक मध्यमान को बुरी तरह से प्रभावित न कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रभावित कर रहे होंगे तो ऐसे समय में किसका प्रयोग होगा? ऐसे समय में मीडियन का प्रयोग होगा। लेकिन जब प्रभावित नहीं कर रहे होंगे, बैडली इफेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को मीन का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब छोर के प्राप्तांक, किनारे के प्राप्तांक जो है या अंक जो है मध्यमान के मान को बुरी तरह से प्रभावित न कर रहे हो तो हमें मीन का या मध्यमान का प्रयोग करना चाहिए। और जब बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हो किनारे के प्राप्तांक मध्यमान के मान को, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को मध्यांक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थी, ये रही पांचवी सिचुएशन। और छठवां सिचुएशन है कि जब मानक विचलन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन या कोरिलेशन, सहसंबंध, टी टेस्ट या अदर्स जो स्टैटिस्टिक्स हैं, सांख्यिकी हैं, उनका गणना करना हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने की कंडीशन में कोरिलेशन, टी टेस्ट या अन्य प्रकार के जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, जो भी सांख्यिकी हैं, उनका जब प्रयोग करना होता है, जब उसके लिए हम सभी लोग गणना कर रहे होते हैं या स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे होते हैं, कोरिलेशन निकाल रहे होते हैं, टी टेस्ट का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को मीन की गणना करनी चाहिए, मीन को प्राथमिकता दे देनी चाहिए। क्योंकि मीन का प्रयोग एसडी में भी होता है, कोरिलेशन में भी होता है, टी टेस्ट को निकालने में भी होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोगों को स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के उन विधियों का प्रयोग करना हो जहां पर मध्यमान का प्रयोग होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को मध्यमान को प्राथमिकता देनी चाहिए, मध्यमान की गणना या मध्यमान का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने मीन के प्रयोग के लिए देखा। जो इसका मीन के प्रयोग की सिचुएशन, परिस्थितियां बनी, वो क्या रही? पहली परिस्थिति तो वह रही जब हम सभी लोगों को सभी प्राप्तांक जितने भी स्कोर्स हैं उनके आकार को महत्व देना हो, प्राप्तांकों के आकार या साइज ऑफ द स्कोर्स को वेटेज देना हो, महत्व देना हो, तब मीन का प्रयोग करना चाहिए। या फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा या फिर जो हमारे अंकों का या प्राप्तांकों का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या हो? सिमेट्रिकल हो, सममित हो, तब हमें जो है मीन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला आया कि जब हमें जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मोस्ट स्टेबल या मोस्ट सेंसिटिव मान की गणना करनी हो, तो सबसे अधिक स्थायित्व या सबसे अधिक संवेदनशील मान की गणना करने के लिए हम सभी लोगों को मीन को प्राथमिकता देनी चाहिए, मीन की गणना करनी चाहिए। और अगला सिचुएशन रहा वह प्रिय विद्यार्थियों कि जब जो किनारे के मान जो है बुरी तरह से प्रभावित न कर रहे हो मध्यमान के मान को, तब हमें मीन की गणना करनी चाहिए, मीन को प्राथमिकता देनी चाहिए। और अंतिम हम लोगों ने देखा कि ऐसे स्टैटिस्टिक्स, ऐसे सांख्यिकी जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, टी टेस्ट या अदर स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी विधियां जो है, स्टैटिस्टिकल मेथड जो है जिनमें मध्यमान का प्रयोग होता है, तो ऐसे परिस्थितियों में हम सभी लोगों को मध्यमान की गणना को प्राथमिकता देनी चाहिए, मध्यमान का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह तो रहा कि व्हाट आर द यूज ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन वी कैन यूज मीन, मीडियन और मोड, या व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन वी कैन यूज द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। विभिन्न केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के उपयोग या प्रयोग या यूज ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। सबसे पहले हम लोगों ने मोड के बारे में देखा, फिर मीडियन के बारे में और फिर मीन की उन विभिन्न परिस्थितियों के बारे में चर्चा किया जब हम सभी लोगों को इनका प्रयोग करना चाहिए। और हम लोगों ने यह भी देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सबसे श्रेष्ठ मान जिसको हम लोग कह सकते हैं वो कौन सा है? मीन है, क्योंकि वह दैट इज द मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट सेंसिटिव मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएं, अपनी आवश्यकता के अनुसार देख पाएं। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, अपनी रुचि के अनुसार देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक रेड बेल का रेड आइकन बना है, घंटी का एक
जो है लाल सा आकार बना हुआ है, यदि वह लाल है, घंटी का आकार रेड है, लाल है, तो उसको प्रेस कर दीजिए और उसके प्रेस करने पे कुछ विकल्प आएंगे। उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों और प्यारे साथियों, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके। और साथियों, यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उसका हम लोग अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।